हेलो बच्चे, हाउ आर यू ऑल? वेरी सॉरी दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू पोस्ट अ वीडियो, राइट, बट डेफिनेटली अब जल्दी जल्दी सारा चैप्टर ख़त्म करेंगे, राइट. सो नाउ द टॉपिक इज़ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. ओके, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन मीन्स कि हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले एवोल्यूशन के, दैट वी कैन काउंट कि ये स्टेप्स थे एवोल्यूशन के, एवोल्यूशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है, राइट. So first evidence is paleontological evidence. Study of fossils is called as paleontology, right? And paleontological evidences means कि हमने fossils को study करना शुरू किया, fossils को देखना शुरू किया. अब देखो, fossils are the remains of dead plants and animals. Clear? अब अर्थ में ये फॉसिल्स कहाँ है? डीप लेयर्स में है. दे आर इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक्स के बीच में पड़े होंगे, ठीक है, सेडिमेंट्स बना के बैठे हुए हैं. अब क्या होगा, ये जो अर्थ की हमारी ऊपर वाली लेयर है उसमें भी हमें कुछ सेडिमेंट्स मिल सकते हैं, फॉसिल्स मिल सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड द फॉसिल्स इन द डीपर लेयर एज वेल. क्लियर? सो नाउ द फॉसिल्स विच आर मोर डीप, दे आर द यंग फॉसिल्स और ओल्ड फॉसिल्स? दे आर द ओल्ड फॉसिल्स. और जो हमें ऊपर की लेयर में मिल रहे हैं, दे आर द यंग फॉसिल्स. तो एक तरीका हो गया, दिस इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, अब हम उन फॉसिल्स को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, हार्ड पार्ट फॉसिल्स बनाते हैं, बोन्स को स्टडी करेंगे उनकी, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, राइट. चलो, तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मीन्स व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अब बच्चे फॉसिल्स को देखो, फॉसिल्स ना अलग अलग तरह के होते हैं, राइट. अब कुछ फॉसिल्स हमें जो मिलते हैं, दे आर इंटैक्ट फॉसिल्स. दे आर इंटैक्ट फॉसिल्स. इंटैक्ट फॉसिल्स मीन्स कि वो जैसे थे ऐसे के ऐसे ही हैं. तो ये हमें कहाँ मिलेंगे? लो टेम्परेचर रीजन्स में. ठीक है, बिकॉज ऑफ नो डिकम्पोजिशन. लो टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन नहीं होता है, दैट्स वाई ये वाले जो फॉसिल्स हैं, दे आर द इंटैक्ट फॉसिल्स, राइट. अनदर कैटेगरी इज, next are the compressed fossils. compressed fossils. compressed fossils कैसे होंगे? compressed means two rocks are there, one rock is this and second rock is this. बीच में two rocks के बीच में जो compress हो जाएंगे, these fossils are called as compressed fossils. You can see here, this is a rock and this is a rock, this is an organism. ठीक है, तो इन दो रॉक्स के बीच में जो आ गया, दैट इज अ कंप्रेस्ड फॉसिल. थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉसिल इज पेट्रीफाइड फॉसिल्स. पेट्रीफाइड फॉसिल्स. पेट्रीफाइड फॉसिल्स. अब ये पेट्रीफाइड फॉसिल्स कौन से फॉसिल्स हैं? दीज आर एक्चुअली दोज फॉसिल्स विच आर इनसाइड द रॉक्स. रॉक्स के बीच में से जो मिल रहे हैं, ये वाले कौन से हैं? दो रॉक्स के बीच में से मिले, एक पूरा पैटर्न छप जाता है रॉक्स के बीच में, वो हो गए कंप्रेस्ड फॉसिल्स. पेट्रीफाइड फॉसिल्स आर दोज फॉसिल्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द रॉक्स. ठीक है, दीज आर पेट्रीफाइड फॉसिल्स, दे आर फाउंड इनसाइड द रॉक्स. क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी हमें और क्या मिलता है? हमें कुछ कॉपरोलाइट्स मिल सकते हैं, दैट इज फॉसिल्स की फॉर्म में फीकल मैटर इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, और फिर उसको स्टडी करके पता लगता है कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या खाते थे, व्हाट वर देयर ईटिंग हैबिट्स. इज दैट क्लियर? सो सम टाइप ऑफ फॉसिल्स, दे आर कॉल्ड एज कॉपरोलाइट्स. दे आर कॉल्ड एज कॉपरोलाइट्स, एंड दीज आर एक्चुअली द फीकल मैटर. फीकल मैटर. Is that clear? Now the point is how to calculate the age of fossils. यही चीज़ है ना, हमें फाइंड आउट करनी है कि फॉसिल्स की एज कितनी है, वो कितने पुराने हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आते हैं टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज, here we have the methods, and these methods are, first method is the relative method. Relative method, or that is called as relative dating, to calculate the age of fossils. And second one is the absolute dating. Second method is absolute dating. This is the second method. अब देखो, एक तो अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया, दैट इज लेयर्स ऑफ द अर्थ में. ऊपर की लेयर से जो डिग करेंगे वो वाला यंग फॉसिल होगा, नीचे की लेयर से जो डिग करेंगे दैट इज द ओल्ड फॉसिल. बट इज दैट द एप्रोप्रिएट एज? यस,
नो, दैट इज जस्ट, वी कैन से जस्ट अ गेस वर्क कि ये इतना पुराना हो सकता है. दैट्स वाई जब हमारे पास अप्रोप्रिएट एज ऑफ फॉसिल नहीं निकल के आ रहे, तो दैट टाइप ऑफ डेटिंग इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेटिंग. इज दैट क्लियर? दैट डेटिंग इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेटिंग. तो इसी वजह से हेयर रिलेटिव डेटिंग में हमारे पास आ गया. फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द क्रस्ट. दिस इज ए एंड बी. तो जो फॉसिल हमें नीचे से दिखा दैट इज द ओल्ड फॉसिल, दिस इज द ओल्ड वन एंड दिस इज द न्यू वन. इज दैट क्लियर? राइट बच्चे, अब आती है बात एब्सोल्यूट डेटिंग की. एब्सोल्यूट डेटिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डेटिंग. रेडियो एक्टिव डेटिंग. अब रेडियो एक्टिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कार्बन डेटिंग. विच वन इज देयर? कार्बन डेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना. दिस इज कार्बन डेटिंग. ओके, सो बच्चे हमारी बॉडी के अंदर 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर देयर. वन इज C12 एंड सेकेंड इज C14. ठीक है. अब जो C12 है दैट इज़ वेरी स्टेबल एंड नॉट एट ऑल रेडियो एक्टिव, बट जो C14 होता है दैट इज़ रेडियो एक्टिव. क्लियर? अब आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन जब ये फॉसिल्स बनने शुरू होते हैं तो C14 का अमाउंट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है. अभी एक पर्सन में कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द लेवल इज़ 100 ग्राम तक C14 पड़ा है, बट आफ्टर दैट आफ्टर द डेथ फॉसिल बनता जाएगा, वो C14 का अमाउंट कम होता जाएगा एंड इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ द फॉसिल. उससे पता चलेगा कितना कार्बन कंटेंट C14 कितना बच गया. दैट मीन्स 50% ख़त्म हो चुका है, 25% ख़त्म हो चुका है C14. दिस विल टेल द एज ऑफ द फॉसिल. इज दैट क्लियर? सो कार्बन में कौन सा है? दैट इज एक्चुअली विच वन? C14. ठीक है. C14 का जो अमाउंट होता है इट गोज ऑन रिड्यूसिंग. अमाउंट रिड्यूसेस. इज दैट क्लियर? another method is also there, least important, but आपको कार्बन डेटिंग को ज़्यादा याद रखना है. और सेकेंड मेथड इज यूरेनियम टू लेड. जब एक फॉसिल बनना शुरू होता है तो यूरेनियम का अमाउंट ज़्यादा होता है. ठीक है. धीरे धीरे यूरेनियम कम होना शुरू हो जाता है, लेड बढ़ना शुरू हो जाता है. तो अगर यूरेनियम ज़्यादा है इट इज़ अ न्यू फॉसिल और यंग फॉसिल, और अगर यूरेनियम कम है तो दैट इज़ द ओल्ड फॉसिल. लेड बढ़ जाएगा. क्लियर? उसमें क्या होगा? यूरेनियम इज़ ग्रेटर देन लेड, एंड अगर यूरेनियम कम है लेड से तो ये 2 केसेस आते हैं. यूरेनियम ज़्यादा है दिस इज़ द न्यू फॉसिल, एंड यूरेनियम अगर कम है दैट इज़ लेड ज़्यादा है, दिस इज़ द ओल्ड fossil. Is it clear? So in this way the age of fossils is calculated, right? What is the method? This is a method to calculate the age of fossils. तो आपको क्वेश्चन में एज इट इज़ ही पूछा जाता है. समटाइम्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स दैट गिव द फ्यू एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. तो आपको अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू हैव टू राइट डाउन वेरियस एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, और समटाइम्स जस्ट अ नोट इज देयर दैट राइट अ नोट ऑन पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. फॉर नीट प्रिपरेशन दिस मच इज सफिशिएंट. इज दैट क्लियर? राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. चलो, नेक्स्ट एविडेंस इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. एविडेंस में एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट का नाम आया है, दैट इज अर्नेस्ट हैकल. डू रिमेंबर द नेम अर्नेस्ट हैकल? विद इन द सेम पैराग्राफ देयर आर 2 रिसर्चर्स. वन इज अर्नेस्ट हैकल ने क्या बात बोली थी? अर्नेस्ट हैकल, he said that ontogeny recapitulates phylogeny. He said that ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny recapitulates phylogeny. अब बच्चे जो ontogeny है ना, ontogeny is the developmental history of organism. Ontogeny is the developmental history of organism, and phylogeny word कहीं पे भी आ जाएगा that means evolutionary history of organism. This is related to development, and this word is related to evolution. Okay. अब अर्नेस्ट हैकल क्या बोलते थे? वो कहते थे जब डेवलपमेंट हो रहा होता है एक ऑर्गेनिज्म का, व्हेन देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो जो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं,
राइट अपनी वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिजेंबल करता है, राइट। आई विल शो यू द पिक्चर, हेयर द पिक्चर इज ऑल्सो देयर, कि अगर एक ह्यूमन का एम्ब्रियो है, ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में वो फिश को भी रिजेंबल करेगा, देन इट विल रिजेंबल एम्फीबियन ऑल्सो, इट विल रिजेंबल मैमल, दैट इज रेप्टाइल्स ऑल्सो। इज दैट क्लियर? मतलब डेवलपमेंट होते हुए वो जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है, इट विल रिजेंबल टू अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम क्लास, दैट इज वी आर वर्टिब्रेट्स। हम लोग क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। और जो ह्यूमन बींग के स्टेजेस आते हैं the embryo of a human being, it resembles the fishes also, it resembles the reptiles also, it resembles amphibians as well. Is that clear? Right? But इस चीज़ को अपोज करने के लिए आए थे कार्ल वॉन बायर। उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमें अर्नेस्ट हैकेल की बात याद करनी है कि उन्होंने क्या बोला, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। एक और एग्जांपल दिया था दैट हम लोगों ने +1 में आपका जो कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स का चैप्टर है उसमें हमने कॉर्डेट्स के 4 फीचर्स पढ़े थे। व्हाट वाज दैट? प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ अ नर्व कॉर्ड, देन देयर वाज अ पोस्ट एनल टेल एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इज दैट क्लियर? अब जब एम्ब्रियो, ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है, चाहे आप बर्ड्स का देख लो, रेप्टाइल्स का देख लो, सब में क्या है? गिल स्लिट्स आर देयर। इवन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी गिल स्लिट्स हैं बिकॉज वी आर कॉर्डेट्स। बट इज देयर द नीड ऑफ गिल स्लिट्स? हमें गिल्स की ज़रूरत है? आर वी इन नीड ऑफ गिल स्लिट्स? नो। स्टिल देयर आर गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट एडल्ट में जाके नहीं आते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी आर इनहेरिटिंग दिस फीचर। हमारे एंसेस्टर्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? तो अर्नेस्ट हैकेल ने इन्हीं एग्जाम्पल्स को देखकर बोला था दैट ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, राइट। Certain features during embryonic stage are common to all vertebrates but not in adult form. But not in adult form. Is that clear? Right? Example में हमने किसका example पढ़ा है? गिल स्लिट्स। डू रिमेंबर, गिल स्लिट्स का एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है। अब इसी चीज को अपोज किसने किया था? कार्ल वॉन बेयर। उन्होंने इस चीज को क्या किया था? अपोज किया था। उन्होंने इस चीज को क्या किया था? अपोज किया था इस थ्योरी को। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 2 नेम्स। अर्नेस्ट हैकेल का नेम आपको याद होना चाहिए एंड देन कार्ल वॉन बायर का नेम आपको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? देयर इज अ डायग्राम इन योर बुक, ठीक है। अब उस डायग्राम में आपके पास आर्कियोप्टेरिक्स का फॉसिल है, यू कैन सी हियर, ठीक है। अब ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? इट इज़ एक्चुअली द फॉसिल, अभी भी ये पड़ा है, ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है। And this fossil is actually a link between birds and reptiles. इसके पास birds के भी features हैं, reptiles के भी features हैं। Now if we see birds के कौन से features हैं? That it has feathers, इसके पास wings भी हैं, beak भी है इसके पास, ठीक है। एंड जैसे birds बैठते हैं ट्री के ऊपर तो इसके पास limbs इसके वैसे ही बने हैं जैसे birds के बने हैं। Now the point is reptilian features कौन से हैं? If we see it has a tail, जैसे लिजर्ड में टेल होती है, इट हैज़ अ टेल। एक चीज़ अगर हम देखते हैं बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं दे आर न्यूमैटिक। बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं हॉलो बोन्स होती हैं एंड दीज आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स। बट इन द केस ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इसकी जो बोन्स हैं दे आर सॉलिड, दे आर नॉन न्यूमैटिक बोन्स। इज दैट क्लियर? तो हो गया रेप्टाइल का फीचर क्लियर। दैट मीन्स हम इसको बोल सकते हैं दैट आर्कियोप्टेरिक्स इज अ लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। और ये कौन सा लिंक हुआ? इट इज़ द मिसिंग लिंक। वाई? बिकॉज अभी आर्कियोप्टेरिक्स इज द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? राइट। सो वी कैन से दैट birds have been evolved from these reptile ancestors. ओके तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत बड़ा एविडेंस देता है हमें एवोल्यूशन का, राइट।
अब आती है बात नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस इज दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। अच्छे से पढ़ना, ऑल द एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, PYQs बहुत हैं इसमें से। मोर ओवर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स का पार्ट है ये वाला फीचर, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स और एविडेंसेस। क्लियर? So morphological and anatomical means we are studying the organisms from outside as well as organisms, plants and animals from outside as well as inside. क्लियर? अब मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में आते हैं हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है, एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। सो वेरी फर्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। अब इसको हम एक डिफरेंस फॉर्म में पढ़ेंगे। हेयर आई एम राइटिंग एनालोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, homologous organs and analogous organs। अब देखो बच्चे, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। क्लियर? एक तो इससे याद रखना, दैट मीन्स ये कौन सी ऑर्गन्स है, द ऑर्गन्स हैविंग द सेम ओरिजिन। अब ये वर्ड कहाँ से याद रखोगे? होमो मीनिंग आपको पता है, साथ ही आपने ऑर्गन का ओरिजिन उठाना है लर्न करने के लिए। साथ के साथ आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। क्लियर? सेम क्या है? ऑरिजिन इज द सेम, तो दैट मीन्स सेम ऑरिजिन तो सेम हो गया, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, F1, F2, F3। ऐसी ऑर्गन्स जिसमें क्या है, ऑरिजिन तो सबका सेम है लेकिन वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देखो, वी हैव एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो हम दोनों के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, एनिमल्स एंड plants। animals में देखो एग्जाम्पल, here we will take your NCERT example, that is limbs of man, cheetah, then is whale and bat हाँ जी। अब इनके limbs देखो, basic origin is same, सब में क्या है, humerus is there, radius is there, ulna is there, carpals, metacarpals, then phalanges, मेटाफेलेंजेस आर देयर। दैट इज सबका ओरिजिन क्या है, सेम है, बट फंक्शन देखो, मैन में दे आर यूज फॉर ग्रास्पिंग, किसी चीज़ को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, चीता फॉर रनिंग, राइट। नेक्स्ट व्हेल, इट इज़ फॉर स्विमिंग। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द बैट, तो बैट में फॉर फ्लाइंग। दैट मीन्स ओरिजिन हो गया सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट फंक्शन, दैट्स वाई कौन सा ऑर्गन है, इट इज़ द होमोलोगस ऑर्गन। इज दिस एग्जाम्पल क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज देयर, दैट इज थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया। थॉर्न्स ऑफ किसके थॉर्न्स है, बोगनविलिया के थॉर्न्स है। बोगनविलिया इज अ प्लांट एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूरबिटा, एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूक्यूरबिटा। अब देखो दोनों में क्या है, यहाँ पे क्या है, थॉर्न्स की बात हो रही है और इधर टेंड्रिल्स की बात हो रही है। बट व्हेन वी सी, ये देखो दिस इज अ प्लांट, दिस इज, एक हमने बोगनविलिया ले लिया, बोगनविलिया में क्या है, थॉर्न्स आर देयर, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया, थॉर्न बन गया, दिस इज द थॉर्न। बट इफ वी टॉक अबाउट क्यूक्यूरबिटा, क्यूक्यूरबिटा में यही जो चीज़ थी टेंड्रिल बन गई। क्या, किस चीज़ में हुआ, दिस वॉज एक्चुअली द एक्सिलरी बड। +1 में पढ़ा है ना, एक्सिलरी बड जो होती है वो थॉर्न्स में चेंज हो जाती है, इट इज़ मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स एंड इट इज़ मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। एक्चुअली दिस इज व्हाट, एक्सिलरी बड। तो ऑरिजिन तो क्या हो गया इसका, एक्सिलरी बड इज द ऑरिजिन, लेकिन इसी एक्सिलरी बड ने एक में क्या बना दिया, थॉर्न बना दिया, एंड और एक में क्या बना दिया, टेंड्रिल बना दिया। ठीक है, ऑरिजिन इज द सेम बट वाई, फंक्शन इज डिफरेंट। थॉर्न्स आर मेंट फॉर डिफेंस एंड एक्सिलरी दैट इज टेंड्रिल इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हेयर फंक्शन इज डिफेंस or protection and here the function is support. That's why this is which type of organ, it is also the example of homologous organ. Is this part clear? Right, limbs का example हो चुका है, then we have plants में बहुत important example है। next example एक line में दिया है, vertebrate का brains and heart of vertebrate and brains। बच्चे this is also the example of homologous organ. Why? Because origin is same. This is vertebrates का ब्रेन एंड हार्ट। इसमें आप कंफ्यूज होते हो, दिस इज वन ऑफ द PYQ इन नीट एग्जाम। इस एग्जाम्पल को आप छोड़ देते हो। देखो सी हियर, सारे वर्टिब्रेट्स कौन से, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ऑल दीज आर वर्टिब्रेट्स। ये सारे वर्टिब्रेट्स में हार्ट का
ऑरिजिन एंड ब्रेन का ऑरिजिन इज सेम, ऑरिजिन इज सेम, ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन भी सेम है। इसी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन दिस पार्ट। तो हमें क्या करना है, हमें ऑरिजिन से देखना है। वर्टिब्रेट्स हैं, ऑरिजिन सेम होगा, दैट्स वाई क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अगर आप फंक्शंस को थोड़ा सा चेंज करोगे तो 2 चैम्बर्ड हार्ट इज देयर, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर इन दैट थिंग, अदरवाइज ऑरिजिन हमारे पास सेम आ रहा है तो आप इसको हमेशा होमोलोगस में ही करोगे। इज दैट क्लियर? सो दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अब जो मेन चीज़ आती है यहाँ पे देखो, ऑरिजिन तो सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, तो ये रेज क्या कर रही है, आर दे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज कर रही हैं। दैट्स वाई जो होमोलोगस ऑर्गन्स होती हैं दे इंडिकेट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब आपको याद किससे करना है, होमोलोगस ऑर्गन दिस इज एच एंड डी इज एच डी से, एच डी टीवी देखते हैं हाई डेफिनेशन, उससे याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना। होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक और तरीका है याद करने का, यहाँ पे देखो सिर्फ प्लांटे की बात हो रही है, ठीक है, जब सेम किंगडम होता है और सेम फाइलम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सेम फाइलम इज देयर ना, तो ऑरिजिन सेम ही होगा, और अगर ऑरिजिन सेम हो गया तो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, अकेले वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, यहाँ पे देखो मैन, चीता, वेल, बैट, कौन है ये, ऑल दीज आर मैमल्स की बात हो रही है, सेम क्लास है। इसी वजह से जब सेम क्लास है तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, ऑरिजिन सेम होता है एंड ऑर्गन्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स। इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एनालोगस ऑर्गन्स। अब एनालोगस ऑर्गन्स में क्या है, origin is different, here origin is different origin, ठीक है बच्चे। तो अब देखो यहाँ पे origin different का मतलब दिस इज O1 O2 O3 O4 बट फंक्शन इज सेम, सारे के सारे सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज F इज सेम। इज दिस पार्ट क्लियर? दैट मीन्स सभी जो ऑर्गन्स आएंगी उनका ऑरिजिन डिफरेंट चल रहा है बट फंक्शन इज सेम। इज दिस पार्ट क्लियर? राइट। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, इधर भी हम एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स में एग्जांपल देखोगे बच्चे तो आपके पास आएगा विंग्स ऑफ बैट, इंसेक्ट, बर्ड्स, विंग्स ऑफ बैट और बर्ड और इंसेक्ट, बर्ड इंसेक्ट। तो यहाँ पे देखो बैट इज अ मैमल, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है, ठीक है, बर्ड एव्स की कैटेगरी हो गई, राइट। तो यहाँ पे टोटली डिफरेंट ऑरिजिन इज देयर। इंसेक्ट में कौन सा होता है, काइटेनस होता है आर्थ्रोपोडा में, इज दैट क्लियर? बैट्स में टोटली डिफरेंट बिकॉज इट्स अ मैमल। तो ऑरिजिन क्या चल रहा है, डिफरेंट ऑरिजिन इज देयर, लेकिन तीनों का फंक्शन क्या है, फंक्शन इज टू फ्लाई। Is this example clear? Right, origin different but function is same. They are using their wings to fly. अब क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज तीनों के तीनों कहाँ हैं, एयर में है, तीनों का हैबिटेट क्या हो गया, सेम हो गया। सेम हैबिटेट होने की वजह से इनके पास वही सेम फीचर आ गया बट एक्चुअली में देयर ऑरिजिन इज डिफरेंट। देखो ये भी पूछा जाता है कि एनालोगस ऑर्गन का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट डज एनालोगस ऑर्गन डिपिक्ट। डिपिक्ट तो कौन सा, एक एवोल्यूशन डिपिक्ट करेगा, एंड सेकंड इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो यही सिग्निफिकेंस है कि वो अलग अलग ऑरिजिन से हैं, ऑरिजिन इज डिफरेंट लेकिन उनका हैबिटेट सेम चल रहा है, ड्यू टू द सेम हैबिटेट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। इज दिस पार्ट क्लियर? राइट। वो मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ, डिफरेंसेस करेंगे, देन आई विल डिस्कस एग्जाम्पल प्लांट्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वन इज द पोटैटो एंड अनदर इज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। हाँ जी, तो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो बताओ। पोटैटो में अपने पास आ गया, potato is a stem. What is potato? It is a stem. And sweet potato is the root. This is a modified root. तो क्या हो गया, origin same है? नहीं है origin same. Function is the same. Function क्या है, storage, food storage. लेकिन दोनों के दोनों का function क्या है, food storage. Is this clear? Animals में there are more examples. ठीक है, वो करते हैं. One is this one. Second is flippers of penguins and dolphins. Yes, flippers of penguins and dolphin. We know that penguin is a bird, तो origin is different. Dolphin is a mammal, तो origin क्या हो गया, different हो गया। क्यों, यहाँ पे ग्रुप ही चेंज हो गया, राइट। origin is different but function क्या हो रहा है, function दोनों का सेम चल रहा है, क्या, swimming,
they are helping in swimming. Similarly, next example is eye of octopus and mammals. ऑक्टोपस और मैमल्स की आई, ऑक्टोपस इज मोलस्का, ऑक्टोपस है मोलस्का, और मैमल्स क्या हैं? मैमल्स वर्टिब्रेट्स में आ रहे हैं, कॉर्डेट्स में आ रहे हैं. तो ऑरिजिन इज डिफरेंट, बट दोनों में आईज किस में हेल्प करती हैं? टू सी, विजुअलाइजेशन में हेल्प करती हैं. दैट्स वाई ऑरिजिन इज डिफरेंट, फंक्शन इज सेम. अब यहाँ देखो, ऑरिजिन तो डिफरेंट हो रहा है, फंक्शन सेम हो रहा है, तो ये सारी लाइंस क्या कर रही हैं? आर दे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? Yes, they are converging. That's why this type of analogous organs जो होती हैं, they are indicating which evolution? Convergent evolution. Convergent evolution. Is this part clear? इसको कैसे याद रखोगे? A and C से AC, HD और AC. ठीक है, AC में बैठ के HD TV देख रहे हैं. Do remember with this way. ठीक है बच्चे. अब एक चीज़ और आती है, that is सिग्निफिकेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स. तो एनालोगस ऑर्गन्स क्यों बने? क्योंकि कहीं ना कहीं पे हैबिटेट इज द सेम. यहाँ पे क्या है? हैबिटेट क्या हो गया? सेम हो गया. इसी वजह से वो सेम तरह की ऑर्गन्स आ रही हैं, चाहे ऑरिजिन डिफरेंट है. यहाँ पे इन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट सेम है, बट यहाँ पे ऑरिजिन सेम होने के बावजूद भी फंक्शन क्यों डिफरेंट हुआ? बिकॉज हैबिटेट इज डिफरेंट. हैबिटेट डिफरेंट है, हैबिटेट इज डिफरेंट. नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दोनों में से कॉमन एंसेस्ट्री कौन डिपिक्ट कर रहा है? विच वन इज डिपिक्टिंग द कॉमन एंसेस्ट्री? जिसमें कॉमन ऑरिजिन है. यस, सो होमोलोगस ऑर्गन्स आर डिपिक्टिंग द कॉमन एंसेस्ट्री. इज दिस क्लियर? इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये अच्छे से पढ़ना. कॉमन एंसेस्ट्री. So all this about the homologous organs and analogous organs, and ये वाला पार्ट बच्चे PYQ भर के हैं इसमें से. नीट एग्ज़ाम, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, सो डू दिस पार्ट बाय हार्ट. याद करना इसको. सारे एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आते हैं. इज दिस क्लियर? सो नेक्स्ट इज बायोकेमिकल एविडेंस और मॉलिक्यूलर एविडेंस. अब ये वो एविडेंस है जो हमें कहाँ लेके जाता है? इट टेक्स अस टू द लेवल ऑफ बायोकेमिकल्स, दैट इज DNA, RNA एंड प्रोटीन. ठीक है बच्चे, तो दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट DNA, RNA एंड प्रोटीन. DNA, RNA एंड प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स. हमने एक ऑर्गेनिज्म A लिया, सेकेंड इज ऑर्गेनिज्म B. अब हमने दोनों में देखा कि सेम प्रोटीन इज देयर. दो इसमें भी वही प्रोटीन मिल रहा है हमें, एंड इसमें भी वही प्रोटीन मिल रहा है. अगर सेम प्रोटीन है, दैट मीन्स अमीनो एसिड सीक्वेंसेस आर सेम. इसमें भी वही मिलेंगे. अमीनो एसिड सीक्वेंसेस आर सेम, दैट मीन्स इनका RNA भी सेम है. RNA इज सेम एंड DNA इज ऑल्सो सेम. दिस इज इक्वल टू दिस. सिमिलर है. ठीक है, दिस इज सिमिलर. दैट मीन्स व्हाट इज सेड कि ऑर्गेनिज्म A एंड B आर सिमिलर टू ईच अदर. राइट, मतलब दे आर नियरेस्ट रिलेटिव्स, आपस में रिलेटिव्स हैं. ठीक है. सिमिलरली अब एक ऑर्गेनिज्म आ गया C अपने पास. A, B एंड C आर देयर. अब मैं बोलती हूँ कि A और B आर 50% resembling to each other and A and C are resembling to each other 70%. इनमें ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, तो दैट मीन्स क्लोजर कौन से ज़्यादा है? DNA किसका ज़्यादा मैच करेगा? ऑब्वियस है A एंड C का DNA ज़्यादा मैच कर रहा है. दे आर क्लोजर रिलेटिव्स ऑफ ईच अदर. इन्हीं चीज़ों को देखकर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के DNA को मैच करा के हमें पता चला दैट ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजीज. हमारे क्लोजली एंसेस्टर्स कौन से हैं? चिंपैंजीज है. इवन हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 उनके क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 से बहुत बिल्कुल मैच करता है. इज दैट क्लियर? राइट. मोरओवर एक और एग्जांपल आता है बच्चे ट्रिप्सिन का. ट्रिप्सिन इज द एंजाइम, पता है आपको, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. ये ट्रिप्सिन प्रोटोजोआ में भी था. राइट, दिस ट्रिप्सिन वाज देयर इन प्रोटोजोन्स एज वेल. मतलब प्रोटोजोन्स कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स हैं. इज दैट क्लियर? राइट. तो ये जो केमिकल्स हैं इनको मैच करा के भी हमें क्या मिलते हैं? एविडेंसेस मिलते हैं. क्लियर बच्चे? ठीक है. नेक्स्ट अपने पास आता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस. ग्राफिकल एविडेंस हमें ये बताता है कि डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरह से एवोल्यूशन हो रहा है. अर्लियर अर्थ वाज अ सिंगल पार्ट पैंजिया. वॉलिस ने बताया था एक सिंगल पार्ट था पैंजिया, बट ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ. सो मेनी कॉन्टिनेंट्स दे वर ड्रिफ्टेड एंड फॉर्म्ड. ठीक है. अब क्या हुआ?
जो जो कॉन्टिनेंट बनता गया वहाँ पे दैट मीन सेपरेशन होता गया लैंड मास से। अब जो कॉन्टिनेंट बना वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स थे, ड्यू टू दोज एनवायरमेंटल कंडीशंस ओनली, वहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स के अपने फीचर्स आ रहे हैं। दे हैव देयर ओन फ्लोरा एंड फौना। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है दैट इज मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इज दैट क्लियर? व्हाट इज दैट? मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ का जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस हमें मिलता है, एग्जाम्पल इज कैंगरूज और मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है, वो अपना कॉन्टिनेंट सेपरेट कॉन्टिनेंट बन गया, वहाँ पे जो फीचर्स बने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्सुपियल्स और जो प्लांट्स हैं उसके उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। सो द एग्जांपल इज मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो दीज आर वेरियस एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट बचा है, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देन वी हैव अडैप्टिव रेडिएशन एज वेल, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू फिनिश बाय टुमारो। ऑल द बेस्ट।